हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 5वां, जिसका शीर्षक है सममित संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि आज इस अध्याय का 13वां लेक्चर है, यानी 13वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने इस अध्याय से जुड़े 12 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। एक और खुशी की बात यहाँ पर यह है कि हम लोग इस अध्याय का 50% भाग पूरा कर लिए हैं। जी हाँ, ये जो आपको हेडिंग दिख रहा है ना, सममित संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, इसमें जो ये सममित संख्याएं का पार्ट है, ये जो सममित संख्या का पार्ट है वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। यानी भाग 12 तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो सममित संख्याएं के बारे में था। किसके बारे में था? सममित संख्याएं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में था। अब तक हम लोग द्विघातीय समीकरण के बारे में थोड़ा सा भी चर्चा नहीं किए थे, लेकिन आज यानी भाग 13वां से हम लोग जो भी आगे पढ़ने वाले हैं वो हम लोग द्विघातीय समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने दोनों को मिक्स इसलिए नहीं किया बच्चों, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा से आ जाए, ताकि आप लोग पहले सममित संख्या को ठीक से पहचान लें, ठीक से समझ लें और उसको बनाना सीख लें, ताकि उसके बाद जब हम लोग द्विघातीय समीकरण में पहुँचे तो आपको जो कॉन्सेप्ट सममित संख्याएं का लगेगा उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हमने पहले ये सममित संख्या कंप्लीट किया, उसके बाद ये आज से हम लोग द्विघातीय समीकरण कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज से एक नया पार्ट शुरू हो रहा है इस अध्याय का, जिसका नाम है द्विघातीय समीकरण, जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, जिस प्रकार हमने कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सममित संख्या की शुरुआत ही की थी, उसकी हिस्ट्री से, कुछ बेसिक टर्म्स से, जैसे आई क्या होता है, फिर अब तक हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे वास्तविक संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये पूर्णांक क्या होता है, ये सब जो बेसिक टर्म्स जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे सममित संख्या को शुरू करने से पहले। ठीक उसी प्रकार अब जब हम लोग एक नया पार्ट इस अध्याय का शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द्विघातीय समीकरण, तो उसी प्रकार हम लोग फिर से जो अब तक हम लोग पहले से कक्षा 10वीं तक इस पार्ट से जुड़े कुछ पॉइंट जो पढ़े थे उसको एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, और जिन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा उन्हें फिर से आ जाएगा, क्योंकि ये वो जो बेसिक टर्म्स होंगे ना वो यहाँ पे बहुत यूज होंगे, और वो बेसिक टर्म्स यदि आपको क्लियर होंगे तो आपको यह पार्ट, जिस प्रकार से आपको सममित संख्या बहुत आसानी से समझ में आ गया, उस प्रकार से आपको ये द्विघातीय समीकरण भी बहुत आसान तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल कहते किसको है। पॉलिनोमियल यह शब्द आप सभी ने गणित में कक्षा 9वीं या 8वीं में सुनने लगे होंगे, यानी कि यह नॉलेज जो है हम लोग पीछे वाला रिवाइज कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समीकरण किसे कहते हैं, यानी जिसे अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं। यह भी आप लोग कक्षा 9वीं 10वीं से पढ़ने लगे होंगे, यानी कि ये जो दोनों टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक है जो अब तक हम लोग कक्षा 10वीं तक पढ़ चुके हैं, उसे यहाँ पर एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। ये दोनों पढ़ने के बाद हम लोग बहुपद और समीकरण में अंतर देखेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों आपस में किस प्रकार से दोनों डिफर करते हैं, किस प्रकार से अंतर है दोनों में, और फिर हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से दोनों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद से। बहुपद, यदि कोई भी फलन, फलन मतलब फंक्शन, यदि कोई भी फलन इस रूप में हो, जो मैरून कलर का आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस रूप में हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद। यदि कोई भी फलन ax का पावर n प्लस
बी एक्स का पावर n माइनस वन प्लस सी एक्स का पावर n माइनस टू प्लस डी एक्स का पावर n माइनस थ्री। और इसी तरह जब पावर आगे जाते जाते घटते जाएगा तो इस प्रकार का जो भी फलन आपको दिखेगा उससे हम लोग क्या कहेंगे तो हम लोग बहुपद कहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये इस परिभाषा से कुछ क्लियर हो रहा होगा। फिर से समझिए, यदि आपके सामने गणित में ऐसा कोई भी फलन सामने आएगा जो इस रूप में होगा, किस रूप में, तो यदि उसका फॉर्म ए एक्स का पावर n प्लस बी एक्स का पावर n माइनस वन, यानी जो पहले का पावर होगा उससे एक पावर कम, फिर प्लस एक्स का पावर n माइनस टू, जो दूसरे का पावर होगा उससे एक पावर कम, डी एक्स का पावर n माइनस थ्री, यानी जो तीसरे का पावर होगा उससे एक पावर कम, यानी कि वैसा फलन जिसका हर एक पावर पिछले पावर यानी कि पिछले घात से एक घात कम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे तो बहुपद कहेंगे। यहाँ पर इस रूप को हमने एक स्लाइड में लिख दिया है ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से दिख जाए और आप इसे स्क्रीनशॉट कर ले, नोट कर ले या जो भी कर ले, बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। फिर से देखिए किस रूप में होना चाहिए, तो ए एक्स का पावर n प्लस बी एक्स का पावर n माइनस वन, यानी जो पिछला पावर था उससे एक पावर कम, फिर से सी एक्स का पावर n माइनस टू, यानी कि जो पिछला पावर था इससे एक पावर कम, फिर डी एक्स का पावर n माइनस थ्री, यानी कि जो पिछला पावर था उससे एक पावर कम, और ठीक उसी प्रकार जो भी ऐसे चलता जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बहुपद कहेंगे। अब यहाँ पे जो आपको n, एक मिनट, यहाँ पर जो आपको n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री ये सब दिख रहा है, वो क्या है, वो चर यानी कि वेरिएबल के घात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चर के घात कहलाते हैं। चर मतलब वेरिएबल यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ए एक्स है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। वेरिएबल किसको कहते हैं, चर किसको कहते हैं, जिसका कोई भी एक वैल्यू ना हो। जैसे वन जो होता है वो एक कांस्टेंट नंबर है, वन हमेशा वन होगा, लेकिन यदि आप एक्स लिखोगे तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, यानी कोई फिक्स नंबर इसके लिए डिफाइन नहीं है। तो जिसके लिए कोई फिक्स नंबर डिफाइन ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चर यानी कि वेरिएबल कहेंगे। और जो यहाँ पे आपको n माइनस वन, n माइनस टू ये सब जो दिख रहे थे वो क्या है, चर के घात यानी कि वेरिएबल के पावर है। अब जैसे चर, ये घात मतलब डिग्री, ये जो आपको घात दिख रहा है चर के घात यानी कि वेरिएबल के डिग्री यानी कि पावर, इसको आप डिग्री भी कहते हैं। अब और किसी के चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर तो इस इक्वेशन में बहुत सारी घात हो जाएंगी इस प्रकार, n भी घात हो गया, n माइनस वन घात हो गया, n माइनस टू घात हो गया, n माइनस थ्री घात हो गया। तो ये जो पूरा फलन है आपका, इसमें जो सबसे बड़ा घात होगा, जो सबसे बड़ा डिग्री होगा, जो सबसे बड़ा पावर होगा, वही डिग्री, वही पावर, वही घात उस पूरे फलन का घात कहलाएगा। यहाँ पर इसी चीज़ को लिखा गया है कि किसी के चर की अधिकतम घात को उस बहुपद की घात कहलाती है। ये सब घात जो हो गया n माइनस वन, n माइनस टू, ये तो चर की घात हो गया, लेकिन बहुपद की घात मतलब ये जो पूरा फंक्शन, जो पूरा फलन आपको दिख रहा है, इसका घात क्या होगा, तो इसका घात वही घात होगा जो किसी भी चर की अधिकतम घात होगी। यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, n है, तो इस पूरे फलन की घात क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो यहाँ यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी के चर की अधिकतम घात उस बहुपद के घात कहलाती है। जैसे 2x प्लस वन, यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, तो x का पावर वन है तो वन हो जाएगा, इस पूरे बहुपद का भी घात वन हो जाएगा और चर का भी घात वन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, 5x का पावर 2 प्लस 7x प्लस 9। अब यहाँ पर x का घात क्या है 2, x का घात क्या है 1,
दोनों में से अधिकतम कौन है, बड़ा कौन है, तो 2 है, तो पूरा बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2। ठीक उसी प्रकार तीसरा उदाहरण में भी यही है कि 8x² -1 है, अधिकतम घात क्या है, 2, तो पूरा बहुपद का घात क्या हो गया, 2। उसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल है 7x⁴ + 2 12x⁻³ -6, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 4, और तो पूरा बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 4। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुपद क्या होता है वो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा समीकरण। यदि किसी दो बहुपद को इक्वल टू साइन, इस साइन के साथ लिख दिया जाए तो उसे हम समीकरण कहते हैं। अब तक जो आप लोग बहुपद, यानी देखिए ये जो आप बहुपद आप देख रहे थे अब तक जब समझे, यदि इसी बहुपद को एक इक्वल टू साइन के साथ किसी अन्य संख्या के साथ जोड़ दिया जाए तो ये जो नया फलन बनेगा इसी को हम लोग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण। फिर से समझिए, ये एक बहुपद है आपको जो दिख रहा है। अब यदि इसी बहुपद को इक्वल टू साइन के साथ यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया जाए तो ये जो पूरा फलन बन जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी दो बहुपद को इक्वल टू चिन्ह के साथ लिख दिया जाए तो उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। और समीकरण का इंग्लिश क्या होता है, इक्वेशन। जिस प्रकार से बहुपद का इंग्लिश अंग्रेजी में हम लोग ये पॉलिनोमियल कहते हैं, उसी प्रकार समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, 2x + 1 यह एक बहुपद है, लेकिन यदि हम लोग इसको इक्वल टू साइन के साथ एक और बहुपद लिख दें तो ये जो पूरा फलन बन गया वो क्या हो गया, समीकरण। उसी प्रकार ये देखिए 5x² + 7x + 9 ये क्या है, एक बहुपद है, लेकिन इक्वल टू के साथ हम लोग एक और बहुपद को ऐड कर दिए। 2x क्या है, एक बहुपद है। ठीक उसी प्रकार 0 यहाँ पे क्या था, एक बहुपद, क्या बहुपद था। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग बहुपद में एक और बहुपद इक्वल टू के साइन के साथ जोड़ दे रहे हैं तो वो बहुपद क्या बन जा रहा है, वो फलन क्या बन जा रहा है, समीकरण, यानी कि इक्वेशन। इसी प्रकार आप उदाहरण 3 में भी देख सकते हो, 8x² - 1 यह एक बहुपद है, 2x² + x यह दूसरा बहुपद है। दोनों को हम लोग इक्वल टू साइन के साथ जोड़ दिए तो ये जो पूरा फलन हो गया वो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, यानी कि समीकरण हो गया। उसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल है 7x⁴ + 12x⁻³ -6 = 0। फिर हम लोगों ने एक बहुपद को इस बहुपद के साथ जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, तो इक्वल टू के साइन के साथ जोड़ दिया तो ये पूरा फलन क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अब तक हम लोग समझ गए हैं कि बहुपद क्या होता है, किसे कहा जाता है, कौन सा फलन को हम लोग बहुपद कहेंगे और कौन सा फलन को हम लोग समीकरण कहेंगे। अब चलते हैं उसके थोड़े से दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में देखते हैं। हालांकि हमारा समय अब होने को चला है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डीप में इसका अंतर को नहीं देखेंगे, डीप में डिफरेंस नहीं देखेंगे, बल्कि थोड़ा सा ओवरव्यू दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। हालांकि दोनों की परिभाषा समझने के बाद आप लोगों को इसका अंतर समझ में आ गया होगा कि कोई भी फलन यदि ax⁴n + bx⁴n-1 + cx⁴n-2 इस प्रकार का फलन कौन भी रहेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। और यदि कोई भी बहुपद या कोई भी दो बहुपद को इक्वल टू साइन के साथ जोड़ दिया जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। अब बहुपद भी बहुत प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने कक्षा 10वीं तक जरूर पढ़ा होगा, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, घन बहुपद और इत्यादि। रैखिक बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया, घन बहुपद हो गया, ये सब किसके प्रकार है, तो ये सब बहुपद के प्रकार है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब इसी प्रकार हमारा ये समीकरण का भी प्रकार होता है, तो वो सब प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि भाग 14 में देखेंगे।
चूँकि आज बस यह एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, किसका था, द्विघातीय समीकरण का एक आपको ओवरव्यू देना था। इससे जुड़े जो बेसिक्स टर्म होते हैं जो हमें आगे काम देंगे उसको आज हम लोग रिवाइज करना था हम लोगों को, इसलिए आज का वीडियो बस वही तक था। कल का वीडियो में हम लोग ये बहुपद और समीकरण को थोड़ा सा डीप में ले जाएंगे और हल्का सा डीप में ले जाएंगे और दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि दोनों किस प्रकार में आपस में अंतर करते हैं, और फिर हम लोग इस द्विघातीय समीकरण की शुरुआत कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक बार आप लोग ये सम्मिश्र संख्या जो अब तक अभी खत्म हुआ है उसे आप लोग अपने किसी भी रेफरेंस या एनसीईआरटी बुक से उसके प्रश्न को सॉल्व कीजिए ताकि आप वो भुलाए नहीं और आपको उसका कॉन्सेप्ट और अच्छा तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।